तो यहाँ से हमें सी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट फाइल सोर्स फाइल को ऐड नहीं करना, तो यहाँ से हम डायरेक्टली फाइल के अंदर यहाँ पे आते हैं, अपनी विंडो मेन्यू बार के अंदर यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट विंडो का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका करंट प्रोजेक्ट नेम क्या आपने रखना है। तो यहाँ से हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट नेम रख देते हैं। और यहाँ पे आपको लोकेशन के अंदर ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपने किसी भी ड्राइव के अंदर इसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रीनेम करने के बाद इसे सेव कर दिया। इसके बाद आपने दोबारा फाइल के अंदर आना है और यहाँ से इसको अपने सेट प्रोजेक्ट करना है। सेट प्रोजेक्ट क्या है कि यानी आपकी जितने भी सोर्स फाइल है या आपका जो भी टेक्सचर वगैरह है या फिर जो भी आप करंट सीन के अंदर जो भी चीज़ें इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं वो आपकी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें सेव होती जाएंगी। यानी आपकी कोई भी चीज़ आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स आपके फोल्डर से उधर उधर नहीं होगी और वहीं पे सेव होगी। तो इसलिए हम इसे सेट प्रोजेक्ट करते हैं ताकि जो भी हम चीज़ ओपन करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो हमारे सेट प्रोजेक्ट के जरिए ही ओपन। तो यहाँ से हम इसे सेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने फाइल के अंदर आके इस पर क्लिक करके इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम कीबोर्ड से यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, चूंकि अब हमने अपनी सोर्स फाइल यानी सीन को सेव करने हमारा सीन होता है जिस पर हम अभी काम करेंगे करंटली। तो यहाँ से मैं इसको कोई भी रीनेम देके सेव एज कर दूंगा। यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। तो हम सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है ग्रिड यानी हमारा व्यू पोर्ट। इसके अंदर हमारी ये हमारा सीन होता है। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तमाम हमारे एसेट्स वगैरह होते हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो भी हमारे 3D के फाइल्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो सारा इसी के अंदर हमारा क्रिएट होता है। और जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं कि ये ग्रिड जो होता है ये बिल्कुल एक तरह से वर्ल्ड होता है, यानी एक तरह से एक वर्ल्ड व्यू होता है, वर्ल्ड मैप होता है। कि इसको मैं अगर आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो देखें किस तरह से ये पूरा का पूरा एक वर्ल्ड की तरह है और जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस होल एरिया के अंदर इस ग्रिड के ऊपर ही बनेगा। और अगर हम जैसे कि इसको जूम आउट कर दिया हमने और हम अपने ग्रिड के वापस आवा और हम अपने ग्रिड पे आना चाह रहे हैं या फिर जो भी हमने ऑब्जेक्ट अपना हमारी ग्रिड के ऊपर ऐड किया हुआ है हम उसको देखना चाह रहे हैं, हम अपने कीबोर्ड से एफ प्रेस करेंगे तो हमारा डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से हमारी जो ग्रिड के ऊपर है हमारा कैमरा यानी हमारा जो व्यू है वो आ जाएगा। इसी के साथ इसके कुछ ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे बॉक्स होगा राइट साइड पे, यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट एक्सिस लेफ्ट टॉप और बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह। इसी के साथ ये हमारा टूल बॉक्स ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे आपको ये आउटलाइनर वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे हमारे मेन्यू बार है, यहाँ पे हमारी तमाम फाइल्स वगैरह होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे न्यू सीन ओपन कंट्रोल ओपन सीन सेव एज सीन, इसी तरह से यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शंस वगैरह, ये हमारा मेन्यू बार है। और यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिख रहे होंगे नीचे, यहाँ पे मॉडलिंग के रिगिंग एनिमेशन वीएफएक्स वगैरह के टैब्स वगैरह। यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं किसी टैब पे क्लिक करता हूँ मॉडलिंग के अंदर या फिर रिगिंग वगैरह के अंदर तो विंडोज के बाद के तमाम मेन्यू बार्स के ऑप्शन वगैरह चेंज हो जाते हैं। इससे ये होता है कि हर मॉडलिंग के हर मतलब हर ऑप्शन के तमाम हर टैब के तमाम ऑप्शंस वगैरह चेंज होते हैं। यानी ऑटोडेस्क माया को एडवांस किया गया और उसकी हर फील्ड को उसके अंदर जो जो फील्ड्स वगैरह जो जो चीज़ें उसके अंदर यूज़ की जाती हैं उसका टैब किया गया, उसको टैब बनाया गया है और फिर उसके तमाम ऑप्शंस वगैरह को उसके पर्टिकुलर क्या कहते हैं एसेट्स के साथ या फिर उसके टूल्स वगैरह के साथ सेट किया गया। इसी के साथ साथ आप कस्टमाइज भी यहाँ से अपना टैब बना सकते हैं और अपने हिसाब से टूल्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ से हम अपने ऑप्शंस को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे वही फाइल्स वगैरह हैं, यहाँ पे ये ऑप्शंस वगैरह न्यू सीन के ओपन सीन्स वगैरह के। यहाँ पे अब जैसे मैं किसी अब देखें यहाँ से मैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपना माउस लेकर आ रहा हूँ, मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो पॉपअप आ जाती है जिसके जरिए बता रहा होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं या फिर आप इस सेटिंग के ऊपर हैं और यहाँ पे इसका नाम है और ये इसका काम है। और नीचे और इसी के साथ नीचे भी आपको इसका काम वगैरह दिख जाता है कि ये ऑप्शन है, ये इसका नाम है और आप इसके ऊपर अपना माउस लेकर आए या फिर इस पर आप काम कर रहे हैं या फिर इसे यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये रेंडरिंग का सेटअप वगैरह है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी आईडी वगैरह का एक्सेस वगैरह है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैनल बॉक्स वगैरह है, यहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट्स वगैरह है।
और यहाँ पे आपको वर्क स्पेस दिख रहे होंगे। वर्क स्पेस क्या होता है कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर उसके इंटरफेस को, उसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज किया जाता है, यानी कस्टमाइज किया जाता है किसी भी यूजर्स वगैरह के यूज करने के लिए। यानी कि अगर मॉडलिंग के टैब के अंदर है तो किस तरह से उसका मॉडलिंग का टैब दिखेगा, इसी तरह से अगर कोई एक्सपर्ट है तो मॉडलिंग एक्सपर्ट को वो किस तरह से दिखेगा। मतलब जैसे कि एक्सपर्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इसने तमाम इसके ऑप्शंस वगैरह को हाइड कर दिया, सेटिंग्स को हाइड कर दिया। यानी जो क्या कहते हैं एक्सपर्ट, यानी जो एक्सपर्ट होगा उसको पता होगा कि मुझे शॉर्टकट्स वगैरह पता है, मैं किसी भी ऑप्शन को अपने शॉर्टकट के जरिए यूज कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। तो उसने अपने व्यू को बड़ा करके देखना होगा, मॉडलिंग वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अच्छी से करनी होगी, तो वो एक्सपर्ट के पैनल को यूज करेगा। इसी तरह से जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके चैनल बॉक्स को ओपन करूँ, एट्रीब्यूट्स को ओपन करूँ, तो देखें यहाँ शॉर्टकट के जरिए हम अपने इन पैनल्स को ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ और भी बहुत सारे टैब्स वगैरह हैं। ये हमारा टूल बॉक्स होगा, यहाँ पे उसके टूल्स वगैरह आ गए। और इसी के साथ ये हमारे पास ये फोर आइकन हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास व्यू पैनल लेआउट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फोर व्यूज आ जाएंगे। ये इसलिए यूज होते हैं कि यानी अगर आपको मॉडलिंग वगैरह करनी है या फिर ऑब्जेक्ट को अच्छे से मॉडिफाई करना है, उसको टेक्सचर्स वगैरह को सेट करना है, तो यहाँ पे आप अपने फोर व्यू पैनल को ओपन करके इस तरह से ऑब्जेक्ट को हर एक्सिस से देख सकते हैं, जैसे टॉप एक्सिस, फ्रंट एक्सिस, साइड एक्सिस वगैरह वगैरह। और ये हमारा पर्सपेक्टिव है, यानी जो हमारा वर्ल्ड मैप जिस तरह से ग्रिड है, ये हमारी इस तरह से यहाँ ये हमारा, यानी जो हमारी ग्रिड है यानी हमारा पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे हम करंट सीन के अंदर होते हैं। इसकी शॉर्टकट कीबोर्ड से स्पेस का बटन है, यानी मैं अपने माउस को किसी भी ऑप्शन पे लेके आऊँ और उस पर स्पेस बटन दबाऊँ और कोई भी बटन क्लिक ना करूँ, सिर्फ स्पेस बटन को दबाऊँ, तो मेरा वो पैनल लेआउट ओपन हो जाएगा, यानी बिग हो जाएगा। मैं उसका व्यू कर सकता हूँ और अपने फोर व्यू पैनल के जरिए मैं किसी भी ऑप्शन या पैनल वगैरह पे जा सकता हूँ। जैसे मैंने स्पेस दबाया तो मेरे फोर व्यूअर्स ऑप्शन ओपन हो गए। मैं किसी भी माउस लेके जाऊँ तो मैं अपने पैनल लेआउट को बड़ा कर सकता हूँ। इसी के साथ ये हमारे पास टाइम स्लाइडर रहेगा, ये हमारे पास टाइम स्लाइडर आ गया, यहाँ पे एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे इसके फ्रेम्स वगैरह को हम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मेल आ गया, यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं। ये हमारा डिस्प्ले बार आ गया, यहाँ पे मतलब जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर जो भी उसके ऊपर काम हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे उसको शो कर देता है। या अगर कोई ऑब्जेक्ट खराब हो रहा है या फिर कोई काम आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वार्निंग वगैरह देता है, यानी आपको साइन दे देता है कि आप ये काम कर सकते हैं या ये काम कर रहे हैं या ये काम नहीं कर सकते इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस एनिमेशन के ऊपर वगैरह वगैरह। इसी तरह से हमारे प्लेबैक्स बटन वगैरह, यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट एडिटर है, यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग वगैरह करके भी अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट वगैरह कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा शेल बार आ गया, यहाँ पे जिस तरह से मॉडलिंग के टैब्स, यहाँ पे जिस तरह से टैब्स के अंदर हमारे ऑप्शंस वगैरह चेंज हो रहे थे, हर ऑप्शंस के साथ, हर टैब के साथ उसके ऑप्शन टूल सेटिंग्स वगैरह, इसी तरह से शेल बार के अंदर भी उसकी तमाम टूल्स और सेटिंग्स वगैरह हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे मैं किसी भी ऑप्शन पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन आ रही है। ये लाइन क्या शो करती है, ये डॉट डॉट्स क्या शो करते हैं कि किसी भी ऑप्शन को, किसी भी पैनल लेआउट को आप इसको बाहर कर सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से इंटरफेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग किया, देखिए ये मेरा ऑप्शन बाहर आ गया। इस तरह से हम क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और अपने तमाम ऑप्शन को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सपर्ट ऑप्शन भी ओपन कर सकते हैं और अपने मर्जी से कस्टमाइज ऑप्शन वगैरह को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कैशे क्लीनिंग के बारे में, कुछ बैकअप वगैरह के बारे में। यहाँ से अपने माया को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपने विंडो की डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माया की यहाँ पे सोर्स फाइल वगैरह बन गई। यहाँ पे जब भी हम विंडोज के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सोर्स फाइल वगैरह बन जाती है ऑटोमेटिकली तौर पर। तो यहाँ पे ये कैशे बन जाती है। आपने याद रखना है कि अपने सोर्स फाइल को दूसरी ड्राइव वगैरह में सेव करना है और जो भी आप कैशे वगैरह उसको डिलीट कर देना। इससे आप लैगिंग से बचेंगे। और अक्सर हैकिंग की वजह ये होती है कि हम अपने कैशे वगैरह को क्लियर नहीं करते और इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर हैंग होते हैं, लैग करते हैं और फाइल खराब हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम इसे यहाँ से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हमें सिस्टम के अंदर से कुछ कैशे वगैरह क्लीन करने होंगे ताकि हम सॉफ्टवेयर यूज करते हुए कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से हम कीबोर्ड से विंडोज और आर के बटन को प्रेस करेंगे एक साथ, तो यहाँ पे हमारे पास रन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम लिखेंगे टैम और यहाँ पे कुछ फाइल्स कैशे वगैरह बनी, यहाँ से हम इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। 3D के ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं जो हमारी तमाम हम काम कर रहे होते हैं अपने सीन के ऊपर, अपने सोर्स फाइल के ऊपर, यहाँ पे हमें व्यू पोर्ट में नजर आता है। और यह होती है हमारी ग्रिड। ग्रिड के ऊपर हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनते हैं, इसके ऊपर हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह और जो भी हम काम कर रहे होते हैं सोर्स फाइल के अंदर, वो यहाँ पे हमारी ग्रिड के ऊपर बनते हैं।
स्पेस बटन दबा के मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे टॉप एक्सिस, बाय और फ्रंट वगैरह एक्सिस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे अपने मॉडलिंग के क्या कहते हैं, अपनी मॉडलिंग की मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए हम इस फोर्स पैनल व्यूज का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से मैं अगर शेल बार से किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी ग्रिड पे ओपन करूँ तो देखिए यहाँ मेरी ग्रिड के सेंटर में बन गया। और यहाँ से मैं अपने तमाम पैनल्स वगैरह में इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। मैं किसी पैनल पे अपने माउस को लाकर स्पेस बटन दबाता हूँ तो यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को उसके टॉप एक्सिस से देख रहा हूँ। इसी के साथ मैं स्पेस बटन दबा के 4 व्यू में आया और इस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को या भी जो भी मैं काम कर रहा हूँ सोर्स फाइल के अंदर वो उसमें अपने पैनल्स वगैरह के जरिए देख सकता हूँ। अब अपने पर्सपेक्टिव कैमरा के नेविगेट वगैरह को देखते हैं। कैमरा नेविगेट वगैरह क्या होते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ से अपने कैमरा को रोटेट कर रहा हूँ या मूव करा रहा हूँ तो ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं व्यू कर पा रहा हूँ। तो ये हमारे पास होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसको किस तरह से हम यूज करते हैं कि यहाँ से अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस किया और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा और आगे पीछे हम कहीं भी ड्रैग करेंगे तो ये हमारा कैमरा जो है वो रोटेट हो रहा है। इसे ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू हमारे से पर्सपेक्टिव कैमरे के लिए यूज होता है और ये बाकी पैनल लेआउट्स के अंदर ये यूज नहीं होता। इसकी वजह ये कि जैसे कि मैं आपको टॉप व्यू के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा ऑर्थोग्राफिक व्यू आर करंटली लॉक। इसकी वजह ये है कि पर्सपेक्टिव के अंदर ऑर्थोग्राफिक व्यू ओपन होता है क्योंकि उसे हम अपने ऑब्जेक्ट को हर एंगल से देख रहे होते हैं। लेकिन जो 4 पैनल्स व्यूज होते हैं उसको हम सिर्फ सिंगल एंगल से देख रहे होते हैं ताकि हम मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए आसानी हो और अपने कैमरा को कहीं भी मूव ना करें। तो अगर कैमरा आगे पीछे मूव होगा, रोटेट वगैरह होगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू ओपन होगा तो ये हमारा पैनल लेआउट फिर नहीं होगा। मैं यहाँ पर्सपेक्टिव के जरिए यहाँ अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू को देख सकता हूँ। मुझे अगर जूम इन जूम आउट देखना अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथली तरीके से तो मैं कीबोर्ड से ऑल बटन को प्रेस करके रखूँ और राइट माउस बटन को क्लिक करके रखूँ तो यहाँ से मैं अगर आगे पीछे ड्रैग करूँ तो मैं अपने माउस के जरिए अपने कैमरा को स्मूथली तरीके से जूम इन जूम आउट देख सकता हूँ। अगर अपने मिडिल माउस को क्लिक करके रखूँ और ऑल बटन को कीबोर्ड से प्रेस करके रखूँ तो मैं आगे पीछे अपने कैमरा को पैन कर सकता हूँ। यानी मैं एक ही एंगल से अपने कैमरा को देख रहा हूँ लेकिन लेफ्ट और राइट साइड या अप और डाउन साइड से अपने ऑब्जेक्ट को अपने सीन को देख सकता हूँ। हमें अपनी ग्रिड को देखना है तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से एफ प्रेस करूंगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारी जो ग्रिड है, जो हमारी ग्रिड है और जो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा कैमरा आ जाएगा यानी हमारे पर्सपेक्टिव का व्यू आ जाएगा और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और मैं अपने ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रीन के ऊपर एकदम फिट देख रहा हूँ। और अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करूँ यानी मैं इस लेफ्ट माउस क्लिक करके सेलेक्ट करूँ इसको और यहाँ से मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ और फिर अपने ऑब्जेक्ट को करंटली देखना चाह रहा हूँ अपने व्यू पोर्ट के ऊपर, मैं अपने सही से देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं कीबोर्ड पे एस प्रेस करूँगा तो जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ तो वो उसको पूरा का पूरा मेरी ग्रिड के ऊपर या मेरे पर्सपेक्टिव या मेरे कैमरे के ऊपर एक्जैक्ट दिखाएगा। इसी के साथ हमने यहाँ पे इसके तमाम ऑप्शन पर्सपेक्टिव नेविगेट को देखा। अगर हम अपने दूसरे पैनल व्यूज वगैरह के अंदर आए और यहाँ पे अपने टॉप वाई में आया लेकिन यहाँ से मैं इसे जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ कैमरे के नेविगेट को और पैन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऑटोग्राफिक व्यू लॉक होगा क्यों, चूंकि हमें मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए हमारे ये लॉक होते हैं। अगर आपको पैनल के तमाम लेआउट को शॉर्टकट तरीके से देखना है तो इसका एक और शॉर्टकट तरीका ये है कि आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबा के रखें और लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखें तो यहाँ पे आपके पास एक हॉट बॉक्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये हॉट बॉक्स होता है, यहाँ पे माया पे क्लिक करके लेफ्ट माउस क्लिक बटन करके रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन वगैरह आ जाएंगे। यहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव व्यू जिसमें हम करंटली भी हैं और यहाँ पे हमारे तमाम ऑप्शन वगैरह दिख रहे हैं, कैमरास दिख रहे हैं, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू और वाई व्यू। इसी के साथ मैं यहाँ पे किसी भी कैमरा एंगल पे क्लिक करूँ, जैसे मैंने लेफ्ट व्यू पे क्लिक किया तो मेरा पर्सपेक्टिव कैमरा था उसकी जगह मैं यहाँ से अपने लेफ्ट व्यू को देख सकता हूँ। तो ये शॉर्टकट तरीके से भी हम अपने पैनल लेआउट्स वगैरह के अंदर जा सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ से स्पेस बटन को दबा के रखा, लेफ्ट माउस क्लिक करके रखा और यहाँ से मैं टॉप वाई वगैरह में आया तो यहाँ से मैं अपने कैमरा को यहाँ से चेंज करके देख सकता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को टॉप बाय की तरह देख सकता हूँ। अपने स्पेस बटन दबाया तो यहाँ से मेरे तमाम ऑप्शंस वगैरह 4 पैनल व्यूज आ गए। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा जो पर्सपेक्टिव था वहाँ पे टॉप बाय आ गया, यानी हम टॉप बाय के अंदर ही थे और यहाँ से हम अपने कैमरा को चेंज कर देते तो हमारे पर्सपेक्टिव के अंदर भी हमारा जो मतलब व्यू था, जो हमारे देखने का एंगल था वो चेंज हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको रिसेट करना चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव वापस व्यू यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से हम 4 व्यू पे पैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव कैमरा वापस आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारे कुछ टूल बॉक्स वगैरह, इसके कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ चंद टूल्स वगैरह दिख रहे होंगे लेकिन इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके अंदर भी एडवांस सेटिंग्स वगैरह हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सिलेक्शन टूल आ जाता है, इसकी कीबोर्ड से शॉर्टकट है क्यू, इसके जरिए हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये लेसो टूल आ जाता है और यहाँ पे पेन सिलेक्शन टूल आता है। ये दोनों टूल सिलेक्शन वगैरह के लिए यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। जिस तरह से आपने लेसो टूल बहुत से सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर देखा होगा, सेल बार के तरीके स्फीयर सर्कल को ऐड करो तो यहाँ से हम अच्छा सिलेक्शन करने का एक शॉर्टकट तरीका ये भी, यहाँ से हमने ग्रिड के ऊपर खाली जगह पे कहीं भी है और यहाँ से हमने राइट क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो जिस कैमरा एंगल के अंदर है वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह उसको तमाम को सेलेक्ट कर लेगा। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पहले लेसो टूल पे, लेसो टूल क्या करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स वगैरह को या ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म तरीके से यानी मैनुअल तरीके से सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है।
इस तरह से मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके रखूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करूँ आगे पीछे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करूँ, तो मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स वगैरह को सिलेक्ट करूँ, जैसे पहले मैं यहाँ पे से कंपोनेंट मोड में आया, कंपोनेंट मोड क्या है उसके साथ मैं आपको डिस्कस उसके बारे में आपको मैं डिस्कस करता हूँ। पहले हम यहाँ पे किसी कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फेसेस में आया और यहाँ से मैंने लेफ्ट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट के तमाम कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, यानी यहाँ पे मैंने 4 व्यूज़ को 4 फेसेस वगैरह को 4 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ मॉडलिंग वगैरह के लिए लेसो टूल के लिए यानी कस्टम तरीके से ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ मैं इसको कस्टम तरीके से आगे यूज़ करूँ, तो यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन कर लिए, यानी मैंने इस ऊपर के एरिया को सिलेक्ट कर लिया, मैं नीचे की भी एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ या दूसरा कंपोनेंट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं शिफ्ट क्लिक करके रखूँ कीबोर्ड से और लेफ्ट माउस क्लिक करके रखूँ और इसको ड्रैग करूँ, देखिए यहाँ से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं इसकी अनसेलेक्शन चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कंट्रोल दबा के कीबोर्ड से और यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक करूँ, तो यहाँ से मैं इसकी अनसेलेक्शन कर सकता हूँ, यानी पहले मल्टीपल सिलेक्शन कर देते हैं और शिफ्ट के जरिए और कंट्रोल बटन के जरिए हम अनसेलेक्शन करें यानी डीसेलेक्ट करें। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे पेन टूल आ जाता है। पेन टूल क्या करता है, ये भी कंपोनेंट्स वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने इस पेन अपने पेन टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें एक हमारे पास एक पिवट आ गया, यानी उस ऑब्जेक्ट का ऑप्शन व्यू आ गया। ये बहुत बड़ा है तो हमें इसे छोटा करना है। यहाँ पे यहाँ पे टूल बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका साइज को छोटा कर देते हैं। यहाँ से मैं इसके रेडियस को छोटा कर दिया और यहाँ से हमने जैसे देखिए मैं ऑब्जेक्ट के जिस हिस्से पे अपने इस ऑप्शन को लेके जा रहा हूँ, पेरेंट सिलेक्शन टूल को लेके जा रहा हूँ, तो देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट यानी उसका जो पिवट यानी जो मेरा यानी जो मेरा पेरेंट सिलेक्शन टूल है उसका जो पिवट है यानी जो उसका वो एरिया रेडियस है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, यानी मैं उसको टॉप के साइड से ले जा रहा हूँ तो वो टॉप व्यू से अपने आपको एडजस्ट कर रहा है सिलेक्शन के लिए। यानी जैसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, देखिए यहाँ से इसने सिर्फ फ्रंट के साथ साथ इसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो भी कंपोनेंट्स है उसको सिलेक्ट कर लिया। ये एंगल वाइज तौर पर भी सिलेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है। इसी तरह से कंट्रोल दबा इसकी वही शॉर्टकट्स वगैरह शिफ्ट दबा के मल्टीपल कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट। इसी के साथ सिलेक्शन की और ऑप्शंस वगैरह यहाँ से अगर हम सिलेक्शन टूल को लें, यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक को ड्रैग करके पैन करें तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट दबा के मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के डीसेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारे यूनिफॉर्म सिलेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म सिलेक्शन क्या होता है कि यहाँ से हमने पहले यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइन सिलेक्शन वगैरह मिल रही है ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ से मैं किसी भी लेफ्ट क्लिक करूँ और यहाँ से उसके बराबर वाले कंपोनेंट्स के पास यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके बराबर वाले कंपोनेंट में अगर क्लिक करूँ और डबल क्लिक करूँ शिफ्ट दबा के, तो देखिए मेरे उसके आसपास के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो रही यूनिफॉर्म सिलेक्शन के सिलेक्शन को शॉर्टकट तरीके से ईजी तरीके से जल्द सिलेक्शन करने के लिए यूज हो गया होता है ऑप्शंस। इसी तरह से मैं अगर वर्टेक्स पे आऊँ तो उसके आसपास के वोल एरिया के पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से फेसेस वगैरह के साथ भी यही है। जब मल्टीपल सिलेक्शन का एक और शॉर्टकट है कि यहाँ से अगर मैंने किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक किया तो यहाँ से अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएं और यहाँ से आपको एम के बटन के पास डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर अगर क्लिक करते रहें तो यहाँ से हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन हो जाती है। इस तरह से भी हम वोल एरिया के पास वोल एरिया के जरिए भी हम तो यहाँ पे हमारे पास एक पिवट आ जाता है। पिवट क्या होता है कि जिस टूल्स पे हम क्लिक करते हैं टूल की सेटिंग्स वगैरह क्लिक करते हैं तो उसका एक नेविगेट वगैरह होता है पिवट, यानी कि इस ऑप्शन को आप जिस तरह से यूज करना जा रहे हैं यानी उसका जो होल एरिया यानी उसकी जो निशानी है उसे पिवट कहते हैं। यानी जैसे हर चीज़ की एक निशानी होती है, हर टूल्स की एक निशानी होती है, उसका एक आइकन होता है, उसका ग्रेडियंस होता है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है, इस तरह से पिवट भी इसी को कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल को लिया, इसे ट्रांसफॉर्म टूल कहते हैं। यहाँ से हमने कीबोर्ड से डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो उसकी शॉर्टकट है। यहाँ से आपको इसके तमाम एंगल्स वगैरह दिख रहे होंगे, जैसे हम ग्रीन जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस को शो कर रहा है, रेड है ये हमारे पास एक्स एक्सिस को यानी लेफ्ट और राइट साइड को शो कर रहा है, और जेड जो है वो हमारे पास बैक और साइड फ्रंट साइड को शो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसके एक्सेस पे क्लिक करके लेफ्ट माउस क्लिक करके आगे पीछे ड्रैग करूँ तो देखिए मैं इसको मूव करा सकता हूँ, बाई के अंदर इसको मूव करा सकता हूँ, जेड के ओपन किया, यहाँ से मैंने इसको मूव करके मैं यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिख रहे होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सेंटर पिवट में आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मेरा पिवट है यानी जो उसका व्यू आइकन वगैरह है वो हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में, लेकिन मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस किया तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट में ग्रुप हो गए। अब ये ग्रुप हो गए, मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर पिवट मेरा जो पिवट है वो सेंटर में आ जाए, तो यहाँ से मैं इसके तो यहाँ से मैं मॉडलिंग के टैब के अंदर मॉडिफाई में आऊँगा, यहाँ पे मुझे सेंटर पिवट दिखेगा। तो जैसे ही मैं सेंटर पिवट पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा पिवट है किसी भी टूल का वो मेरा सेंटर में इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। हर टूल का जो पिवट था वो उसके हर ऑब्जेक्ट का जो पिवट था वो उसके सेंटर में था, लेकिन ग्रुप करने के बाद पिवट चेंज हो गया, तो हमने जैसे सेंटर पिवट के इन दोनों को सेलेक्ट करके तो वो सेंटर में आ गया। यहाँ से हम पिवट के नेविगेट को देखते हैं कि किस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पिवट होता है जाहिर सी बात है वो सेंटर में होता है, लेकिन हमें कभी एनिमेशन के लिए मॉडलिंग वगैरह के लिए हमें पिवट को चेंज करा के उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना होता है। जिस तरह से जो डोर होता है अक्सर जो डोर होते हैं वो सेंटर से मूव नहीं होते, रोटेट नहीं होते, खुलते नहीं है, वो उसमें साइड से खुलते हैं। तो इसी तरह से एनिमेशन के अंदर भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को अगर साइड से मूव करना चाह रहे हैं टॉप से या जेड एक्सिस वगैरह के जरिए, तो हम पिवट के नेविगेट को चेंज करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं या एनिमेट कर सकते हैं। जिस तरह से
मैं यहाँ से कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास पिवट का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके भी इसके अंदर इस पिवट के अंदर मुझे तमाम 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म का भी, रोटेट का भी और एक्सकेल का भी। यहाँ से मैंने अपने पिवट को ड्रैग करके कहीं पे भी सेट किया तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे अपने पिवट को सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन वगैरह नजर आ रही है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैं अपने पिवट को चेंज कर सकता हूँ। और देखिए मैं पिवट को चेंज कर दिया, यहाँ से मैंने अपने वापस अपने टूल पे आया। तो यहाँ से मैं अगर इसे रोटेट करा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट उस साइड एंगल से मूव हो रहा है, यानी मैंने अपने पिवट को चेंज कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट जहाँ मेरा पिवट है उसके हिसाब से एनिमेट हो रहा है, मूव हो रहा है। तो यह मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ से कीबोर्ड से ई प्रेस करें तो यहाँ से हमारे पास आया था रोटेट टूल, यहाँ से भी इसका ई पिवट है, येलो वाई एक्सिस को शो कर रहा है, ग्रीन वाई येलो जेड एक्सिस को शो कर रहा है, इसी तरह से येलो वाई एक्सिस को और जेड और ग्रीन और जो ब्लू है वो एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। इसी तरह से हम कीबोर्ड से आर प्रेस करते हैं तो हमारे पास आता है स्केल टूल। स्केल टूल क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। यहाँ से भी इसके वही पिवट्स का ऑप्शन वगैरह है, इसके कलर्स उसको शो कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको वाई के अंदर इसको ट्रांसफर स्केल करूँ, जिस तरह जेड के तरीके जेड के अंदर करूँ और बीच में क्लिक करके सेंटर पे क्लिक करके उसको यूनिफॉर्म तरीके से मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ। यहाँ से हम टूल बॉक्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आते हैं हमारे पास आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या होता है कि हमारे सीन के अंदर जो भी तमाम या सोर्स फाइल के अंदर जो भी तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, कैमरा है, लाइट वगैरह, जो भी एनीथिंग चीजें वगैरह, वो हमारा आउटलाइनर बताता है कि आपके सीन के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। जिस तरह से हमने यहाँ से फाइल को इंपोर्ट किया तो यहाँ पे बता रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह या आपकी लाइट्स वगैरह या आपकी कैमरास वगैरह, यहाँ पे मैं किसी भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ग्रिड के अंदर यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। और अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी के ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज करूँ, यानी उसे ग्रुप कर दूँ, तो यहाँ से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ और यहाँ से मिडल माउस करके इसको ऊपर लेकर आऊँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लाके इसको छोड़ दूँ। देखिए मेरे दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए। एक ग्रुप के अंदर यहाँ से मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए एक फाइल के अंदर मेरे 2 ऑब्जेक्ट वगैरह आ गए। इसी के साथ यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे हम अपने कैमरास पैनल्स वगैरह को देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी के साथ शिफ्ट दबा के मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट कर सकते हैं, वही ऑप्शंस वगैरह। और यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह ग्रुप करने का तरीका देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ से अपनी फाइल को इंपोर्ट किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तमाम फाइल्स वगैरह जो एक सीन के अंदर आ जाए, यानी जो मेरे तमाम मॉडल्स वगैरह हैं, जैसे मेरी चेयर है, कैमरा है, लाइट है, वगैरह वगैरह चीज़ें, वो तमाम एक ग्रुप के अंदर आ जाए, फाइल के अंदर आ जाए। तो मैंने सबको यहाँ पे सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस किया तो मेरे को ग्रुप आ गया। मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको रीनेम दे दिया और मैं ऐसे कंट्रोल एच करके यहाँ से मैं इसको हाइड कर दिया। हाइड करने से मेरे जो तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे जिनको मैंने सेलेक्ट किया वो मेरे सीन के अंदर से गायब हो गए, डिलीट नहीं हुए लेकिन गायब हो गए। तो जिस तरह से हम मॉडलिंग के अंदर अपनी चीज़ों को इजीली तौर पर देखना चाह रहे हो तो यूज़ करना चाह रहे हो तो हाइड करके, कुछ मॉडल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो इस तरह से हम यहाँ से ग्रुप करके हाइड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको हाइड किया, मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ, अपने सीन पे वापस देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं शिफ्ट दबा क्लिक करूँ तो हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आने लग जाएंगे। अच्छा अब मैंने इन ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रुप कर दिया, मैं चाह रहा हूँ कि अनग्रुप हो जाए, मेरे तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप से बाहर निकल के आ जाए। तो यहाँ से मैं एडिट के ऑप्शन के अंदर ग्रुप के ऑप्शन को देख सकता हूँ और मैंने ग्रुप पे क्लिक किया तो मैंने अनग्रुप करके अपने ऑब्जेक्ट्स को बाहर ला सकता हूँ। इसी तरह से मैंने सबको सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, हाइड कर दिया, के अंदर आया और मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन किया। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट के ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ से मैंने अपनी फाइल को ओपन किया ग्रिड के अंदर और मैं यहाँ से फाइल के अंदर एक्सपोर्ट ऑल के ऑप्शन के पे क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट ऑल के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन बॉक्स का, तो यहाँ पे आपको इसकी रिसेट सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे सीन के अंदर जो हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह या एनिमेशन वगैरह जो कुछ भी ऑल ओवरथिंग हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं कहीं भी अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। माया बाइनरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप माया की फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट करने के लिए, यूज़ करने के लिए या फिर कहीं भी शेयर करके इस्तेमाल करने के लिए। इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं एफबीएक्स को एक्सपोर्ट करूँ, ओबीजे को एक्सपोर्ट करूँ। एफबीएक्स और ओबीजे क्या होता है, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या गेमिंग सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर इजीली तौर पर यूज़ करने के लिए एफबीएक्स और ओबीजे फाइल्स वगैरह को सपोर्टेड होती है और ये यूज़ होती है। मैंने यहाँ पे एफबीएक्स, यहाँ से मैं एफबीएक्स पे मैंने क्लिक किया, मेरी तमाम फाइल्स जो है वो एक्सपोर्ट नाउ में मैं सिर्फ चंद फाइलों को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करूँ तो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया। यहाँ से मैं अपने कहीं भी फाइल पे जाके इसको सेव कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो मेरे वगैरह ऐड हुए हैं वो चैनल बॉक्स शो करता है। यहाँ से अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके देखें एक्सिस में मूव करूँ तो यहाँ पे आपको चैनल बॉक्स के अंदर इसके एक्सिस के साथ चेंजेस वगैरह नजर आएंगे। इसी तरह से मैं रोटेट करूँ, रोटेट के साथ एक्सिस इसके चेंज नजर आएंगे आपको। या जो मैं चेंजेस करता जा रहा हूँ वो मेरे चैनल बॉक्स के अंदर चेंज होती जा रही है। इसी तरह मैंने यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रिसेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरी अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, यानी जिस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट जो पहले था वो वैसा ही आ जाए। तो यहाँ से हम मॉडिफाई के अंदर रिसेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे हम रिसेट पे क्लिक करेंगे जो ऑब्जेक्ट मेरा ग्रिड पे जहाँ था, जिस हालत में था वैसे उसमें आ गया। इसी के साथ
मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, एडिट वगैरह किया। मैं चाह रहा हूँ कि अब जब भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को रीसेट करूँ या फिर उसको चैनल बॉक्स के अंदर उसकी 0 0 सेटिंग करूँ, उसको नॉर्मल करूँ, तो जिस हालत में मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेट किया वो उसी हालत में आए, यानी ग्रिड के 0 0 में ना आए और अपनी ओरिजिनल हालत में ना आए, यानी चेंज जो की हुई मैंने उसकी हालत है, मैंने जो उसके साथ मॉडिफिकेशन वगैरह की है वहीं पे उसकी फ्रीज हो जाए, उसकी सेटिंग 0 0 हो जाए, यानी जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, अपडेट किया, मैं चाह रहा हूँ उसकी सेटिंग है वो 0 0 पे यहीं पे हो जाए। तो यहाँ से हम इसको फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ यहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट इसी हालत में है, इधर ही है, लेकिन ग्रिड के यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट 0 0 ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया, अपडेट में आ गया और इसकी स्केल की जो ऑप्शन है वो नॉर्मल पे आ गया। तो जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मॉडिफाई करूँगा और फिर अगर मैं इसे रीसेट करूँ या चैनल बॉक्स के अंदर आगे इसके सेटिंग को रीसेट करूँ, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो अपनी असली हालत में वो इधर ही आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रीज के ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के सब डिवीजन के बारे में बात करते हैं। सब डिवीजन क्या होते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फेसेस हैं, कितने वर्टेक्स हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, वो उसके सब डिवीजन होते हैं। जैसे मैंने चैनल बॉक्स के यहाँ के इसके इनपुट्स वगैरह में आऊँ तो यहाँ पे मुझे इसके ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से रेडियस, यानी ऑब्जेक्ट कितना गोल है, कितना रेडियस के अंदर घुमा हुआ है, तो ये यहाँ पे 1 रेडियस के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका सब डिवीजन है। इसी के साथ मैं यहाँ पे मैं क्लिक करके मिडल माउस पे क्लिक करके यहाँ से इसको मैं पैन करूँ आगे पीछे, देखें मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इजीली तौर पे यहाँ पे इसका रेडियस चेंज हो रहा है। इसी के साथ ये हमारे पास सब डिवीजन एक्स एक्सिस के अंदर यानी लेफ्ट और राइट साइड के अंदर ये मेरा ऑब्जेक्ट कितने सब डिवीजन के अंदर बना हुआ है, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो 360 एंगल के अंदर बना हुआ होता है। 360 एंगल यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 360 एंगल के अंदर 360 डिग्री के अंदर घुमा हुआ है। जैसे आपने ज्योमेट्री वगैरह पढ़ी होगी तो जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होता है वो 360 एंगल के अंदर रिकवर होता है, यानी जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारे 20 सब डिवीजन के अंदर 360 एंगल के अंदर हमारा बना हुआ है, एंगल के अंदर ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है। और इसी के साथ मैं किसी सिलेंडर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें मैं इसकी हाइट या इसके इनपुट्स के अंदर मैं इसकी चेंजेस को देख सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसके सब डिवीजन को यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, एक्सिस के अंदर रेडियस हाइट्स वगैरह को देख सकता हूँ। जैसे हम यहाँ पे देखें यहाँ से मैंने इसको रेडियस को बढ़ा दिया, देखें ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया। शायद से किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ, स्फीयर को मैंने ओपन किया, मैंने 2 ऑब्जेक्ट को ओपन करके यहाँ रख दिया अपग्रेड के अंदर। यहाँ पे आप समझें कि एक ऑब्जेक्ट हाई पोली है और एक ऑब्जेक्ट लो पोली। यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट के सब डिवीजन को कम कर दूँ तो यहाँ पे आपको एक के सब डिवीजन पूरे दिख रहे होंगे और एक के हमने कम कर दिया। तो इस तरह से हाई पोली जो है वो फिल्म वगैरह के लिए, हायर फिल्म्स वगैरह के लिए या वीएफएक्स वगैरह के लिए या फिर हायर किसी भी 3D गेम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। हाई पोली तो जो लो पोली होता है उसके सब डिवीजन कम होते हैं, यानी उसके इनपुट्स कम होते हैं, तो इसी वजह से वो लो पोली होता है। और लो पोली अक्सर लोअर्स गेम्स वगैरह के लिए या फिर लोअर सिक्योरिटी की फिल्म्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, या फिर वेबसाइट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को ओपन करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए, उसके एनिमेट करने के लिए लोअर ऑब्जेक्ट्स को लो पोली के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी तरह से लो पोली का जो सरफेस अक्सर जो होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है। जिस तरह से यहाँ पे आपको लो पोली का जो सरफेस दिख रहा होगा, यानी जो उसके सब डिवीजन दिख रहे होंगे बहुत ही शार्प दिख रहे होंगे, लेकिन जो हायर पोली है जो हमारा सर्कल है दूसरा वाला उसके बहुत ही स्मूथ और सर्कल के अंदर। अब हम देखते हैं कि हार्ड सरफेस को कितना हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्मूथ के अंदर, यानी लो पोली को किस तरह से ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे मैं लो पोली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कीबोर्ड से 1 बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस वगैरह आ गए कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वायर फ्रेम का एक व्यू वगैरह आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल के अंदर थोड़ा सा स्मूथ हो गया। हालांकि ये लो पोली है लेकिन ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया। और इस तरह से हम यहाँ से कीबोर्ड से 2 प्रेस करें तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है पूरी तरह से स्मूथ हो गया, इसका वायर फ्रेम हट गया और हमें सर्कल ऑब्जेक्ट वगैरह मिल गया, स्मूथ ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन ये रहा लो पोली ही। इसके सब डिवीजन कम है, इस वजह से लो पोली है। इसी के साथ अगर मैं इसके कंपोनेंट्स वगैरह को सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म करूँ तो देखें यहाँ से स्मूथली तरीके से इसके ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से 3 प्रेस करूँ, देखिए मैंने यहाँ से इसके हार्ड सरफेस दिख रहा है, इसके एजेस, इसके वर्टेक्स, के कंपोनेंट्स वगैरह हार्ड दिख रहे हैं, शार्प दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम शॉर्टकट के जरिए भी हम अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ से अगर देखें मैं अगर यहाँ पे हाई वॉली के ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स के साथ चेंजेस करूँ तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसके साथ चेंजेस कर रहा हूँ तो ये हार्ड दिख रहे हैं, क्योंकि अब इसके अंदर सब डिवीजन कम है, लेकिन मिसाल के तौर पर ये हाई वॉली है। अगर मैं यहाँ कीबोर्ड से 3 प्रेस करूँ तो ये भी ऑब्जेक्ट इस तरह से स्मूथ हो जाएगा, लेकिन इसके सब डिवीजन ज़्यादा है, इस वजह से ये हाई वॉली है। यहाँ से भी अगर हम इसके सब डिवीजन को चेंज करें, देखें ऑब्जेक्ट खराब हो रहा है। स्मूथ क्या होता है और रिड्यूस, यहाँ से अगर हम मॉडलिंग के टैब के अंदर मैश के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे स्मूथ और रिड्यूस का, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्मूथ कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने हाई पॉली को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैंने इसके स्मूथ पे ऑप्शन पे क्लिक किया ऑप्शन बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है हमें कि आपने डिवीजन कितने देने, यानी इस ऑब्जेक्ट कितने डबल करना है, कितने डिवीजन करना है। यहाँ से हमने इसके अप्लाई पे क्लिक किया डिफॉल्ट पे, तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट हायर पॉली हो गया, इसके सब डिवीजन बढ़ गए और स्मूथ हो गया। यहाँ से मैं डिवीजन पे क्लिक करके इसके पॉपअप पे मिडिल माउस के जरिए पैन करूँ तो मैं इसके और सब डिवीजन फेसेस वगैरह बढ़ा सकता हूँ। इसी के साथ अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ है या फिर उसका कंपोनेंट बहुत ज़्यादा और आपको उसकी यूज़ या उसकी नीड नहीं है और वो आपकी स्क्रीन को हैवी कर रहा है, तो यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को कम कर सकते हैं, सब डिवीजन को कम कर सकते हैं। यहाँ से हमने मॉडिफाई के अंदर मैश के अंदर रिड्यूस किया तो यहाँ से हमने 50% पे यानी हाफ परसेंटेज पे हमने सब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को कम कर दिया।
हम देखते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन, यानी हम चाह रहे हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ नहीं कर रहे शॉर्टकट के जरिए, या फिर हार्ड सरफेस को हम स्मूथ नहीं कर रहे हम, लेकिन उसकी क्या कहते हैं उसके कंपोनेंट्स के साथ कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो स्मूथ हो, यानी उसके साथ जो भी चेंजेस करें वो स्मूथ हो और ऑब्जेक्ट लो पॉली भी रहे, लेकिन उसके कंपोनेंट्स से जो भी हम चेंजेस करें वो स्मूथली हो और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं से भी खराब ना हो, उसके एजेस वर्टेक्स वगैरह कहीं से भी खराब ना, वो ऑब्जेक्ट लो पॉली के अंदर ही स्मूथ रहे और उसके कंपोनेंट्स भी स्मूथ रहे। तो यहाँ से हम सॉफ्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने शेल के जरिए ऑब्जेक्ट को ओपन किया, मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं टूल बॉक्स ऑप्शन पे आया, यहाँ पे मुझे सॉफ्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से मैं इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं किसी कंपोनेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास रेड और येलो ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे मेरे पास कुछ सिलेक्शन का व्यू आ गया, रेडियस आ गया। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ आगे पीछे, देखें मैं इसके यहाँ से मैंने इसके रेडियस को बढ़ा दिया और यहाँ से अगर मैं इसे स्मूथ कर रहा हूँ, देखें स्मूथ करा रहा हूँ, देखें किस तरह से स्मूथली तरीके से ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी सिलेक्शन वगैरह को स्मूथ करके हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को इजी तौर पे लो पॉली ऑब्जेक्ट को हार्ड सर्फेस ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट सिलेक्शन के जरिए मॉडिफाई कर सकते हैं।